तो यार हमारे चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे इनह्यूक हमारे जीवों को समझाने लगता है कि आज के बाद से और आज के दम से तुम्हारा उठना बैठना आम लोगों में खत्म होता है। आज से तुम अवेकनिंग वालों से मिलोगे और अवेकनिंग्स वालों को जानोगे। ये बोलते ही चाय भले ही यहाँ से इनह्यूक तो चला जाता है, लेकिन उसकी पास्ट कन्वर्सेशन से हमारे सर कैदेन को इतना तो मालूम पड़ ही जाता है। ये पूरा का पूरा इलाका जियोंग के अंडर आता है और वो यहाँ की मालकन है। कैदेन यहाँ पे हमारे जीवों को ये भी इंस्ट्रक्ट करता है कि आज के बाद से तुम्हारा उठना बैठना अवेकनिंग लोगों में से होगा, जिस वजह से अब तुम्हें पहले से भी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि तुम उनके लेवल के साथ मैच कर पाओ और जरूरत पड़ने पे उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े भी हो पाओ। क्योंकि लास्ट बैटल से तुम्हारी टांग अब टूट चुकी है, जिस वजह से आज हम प्रैक्टिस करेंगे तुम्हारी पावर को पूरे जिस्म में कैसे कंट्रोल करते हैं। कहानी एक बार पलट के जीयू के हेडक्वार्टर और साथ ही साथ उसके चमचे पर जाती है। उसका चमचा इनह्यूक यहाँ पे जीयू को बताता है कि उससे मिलने के बाद उस लड़के से मुझे इतना तो मालूम पड़ ही गया कि वो लड़का जीवू दरअसल एक इत्तेफाक के साथ मास्टर ग्रे और साथ ही साथ उसके स्टूडेंट लाक्सस से मिला था और ना चाहते हुए भी उससे वो बैटल लड़ना पड़ा जो कि उसका था ही नहीं। जीयूंग आगे से सवाल पूछती है तो क्या इस बारे में यूनियन अवेकनिंग डिपार्टमेंट को मालूम है। इनह्यूक इसके रिप्लाई में कहता है कि फिलहाल तो नहीं मालूम, लेकिन ये इसके लिए शायद से खतरनाक भी साबित हो सकता है जब उन्हें मालूम पड़ेगा। क्योंकि जब यूनियन अवेकनिंग डिपार्टमेंट को ग्रे के बारे में मालूम पड़ा था तो वो बिना परमिशन हमारे इलाके में घुस आए और उसे अरेस्ट करके ले भी गई। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर होगा कि अगर जीवू के बारे में उन्हें ना ही पता चले तो इसी में सबकी भलाई है। मैं ये भी बताता चलो कि इनह्यूक एक गे पर्सन है और यहाँ पे उसे काइंड ऑफ हमारे मेन कैरेक्टर पे क्रश भी है। आई नो, डिस्गस्टिंग। तो इसी वजह से इनह्यूक कहता है कि मुझे तो लगता है कि हमें जीवू को ऐसी सिचुएशन से आगे चल के बचाना भी चाहिए। अगले सीन में हम जीवू को लंगड़ी टांग के साथ स्कूल जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पे थोड़ी देर में उन्हीं बुलीज की नजर उस पर पड़ती है, जिसे हमारे जीवू ने यहाँ पे लाक्सेस के सामने काफी गंदा किया था। ये देख के वो लोग इसी सिचुएशन से फायदा उठाते हैं और जीवू की क्लास तक आ जाते हैं। क्लास में आते सारे वो सबसे पहले गाली बकना शुरू करते हैं और क्लास में मौजूद कोई भी वहाँ पे इतना दम नहीं रखता होता कि वो उन्हें चुप करवा पाता। उन्हें यू अपनी तरफ अप्रोच करता देख के जीवू उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो, जो देख के उन गुंडों को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि पहले तो साले ने हमें इतना ज्यादा बेइज्जत किया और अब हमें भूल भी गया। उनके चेहरे को काफी देर घूरने के बाद तभी कहीं जाके जीवू को याद आता है कि हाँ यार, ये तो वही गुंडे हैं जो कि लाक्सिस को कुछ देर पहले बुली करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं गुंडों में से एक गुंडा सामने आते हुए सबसे पहले यहाँ पे जीवू की टूटी हुई टांग पे ही वार करता है। दर्द के मारे जीवू का सल्तनत बिगड़ता है और वो यहाँ पे जमीन पे गिर जाता है। तभी वो गुंडे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ओह क्या हुआ तुम्हारी उस फुर्तीली को, पिछली बार तो तुम काफी आसानी से हमारे वारों को डॉज कर रहे थे। वो लोग तो उससे बुली कर रही होते हैं, लेकिन तभी जीवू की नजर पीछे करे उस क्रॉट पे पड़ती है जो कि सारे के सारे उसका बस तमाशा देख रहे होते हैं और कुछ तो उसे काफी ज्यादा गिरवी निगाहों से घूर रहे होते हैं, जिसे देख के यहाँ पे जीवू को अपने बचपन की याद सिताने लगती है, जहाँ पे लोग उसे पहले भी ऐसा ही घूरा करते थे जैसे कि वो किसी किस्म का एलियन हो। जो कि इस पॉइंट को बार बार हाईलाइट कर दिया है कि उसके बचपन का ट्रॉमा यहाँ तक हमारे मेन कैरेक्टर को अभी भी हंट करता है। वो बचपन से लेके आज तक पूरे तरीके से अकेला था तो था ही सही, लेकिन लोग उसे अजीबो गरीब किस्म से देखते हैं। इवन की इस एज में पहुंच जाने के बाद भी वो अभी भी बुली होता चला जा रहा है। वो ये सोच रहा होता है कि तभी वो गुंडा दोबारा से उसकी गिरबान से पकड़ के उसे जब पंच मारने का ट्राई करता है तो हमारा जीवू आसानी से उसके पंच को डॉज कर लेता है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि चाहे भले ही जीवू की लेग इस वक्त जख्मी है पर उसकी अपर बॉडी पूरे तरीके से सलामत है। तो अगर वो बुली उसकी अपर बॉडी को टारगेट करेगा, जीवू उसे आसानी से डॉज कर लेगा। ये चीज वो बुली अब पूरे तरीके से समझ चुका होता है और इसी तरह वो गुस्से से लाल पीला होते हुए वो दोबारा से हमारी जीवू की टूटी हुई टांग पे टारगेट करने लगता है। फिर इस मौके से फायदा उठाते हुए उस बुली को मौका मिलता है कि वो एक खतरनाक किस्म की लात हमारे जीवू के मुंह पे दे मारता। इवन के वो उसे काफी बुरे तरीके से बुली करते हुए कहने लगते हैं, दिखने से तो लगता है कि आज लाक्सेस नहीं आया, वरना इस कुत्ते के बच्चे के साथ हम उसे भी जमीन पे लिटाते और उससे भी ठुड्डे मारते। मगर लाक्सेस के बारे में सुनते सारे हमारे जीवू को याद आने लगता है कि लाक्सेस कैसे अपने प्रोफेसर के भी खिलाफ जाते हुए हमारे जीवू की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। बस इन्हीं बातों को याद करने की ही देर होती है कि हमारा जीवू दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा होता है और खड़े होते सारे वो अपनी मामूली सी स्पीड का
का इस्तेमाल करते हुए एक जानलेवा किस्म का पंच उस बीच वाले बुली के पेट में दे मारता है। यहाँ पे जीवू का एक पंच ही काफी होता है उसका काम तमाम करने के लिए। जीवू बाकी बुलीज के भी खिलाफ जाते हुए उन्हें भी एक एक दो लगाते हुए अपने दिल में कहने लगता है कि मुझे तो इन बंदों के खिलाफ अपनी अवेकनिंग पावर की भी इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं, मैं ऑलरेडी अवेकनिंग पावर के बिना भी काफी ज्यादा फास्ट हूँ। तो हाँ यार, इसी तरह जीवू एक एक दो फटके में सारे के सारे बुलीज का काम वहीं पर तमाम कर डालता है, जिन सबको अपनी आंखों से देखने के बाद पूरी की पूरी क्लास यहाँ पे स्पीचलेस खड़ी की खड़ी रह जाती। और ये शोर शराबा सुन के यहाँ पे फौरन से टीचर एंटर करते हुए कहने लगता है कि किस कमीने ने फाइट को शुरू किया। तभी सेंसे की नजर क्लास में मौजूद उन्हीं 3 गुंडों पे पड़ती है। सेंसे उनसे अच्छे से वाकिफ होता है कि यही 3 गुंडे बज़ात कहीं के पूरे स्कूल में हर एक स्टूडेंट के लिए नाक का दम बन चुके हैं। तो इसी वजह से वो टीचर हमारे जीवो के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद होने लगता है। वहीं पर हम देख पाते हैं कि बाहर खिड़की से भी केदन ये पूरी की पूरी फाइट देख रहा था और वो जीवू का ध्यान अपनी तरफ करवाते हुए उसे शाबाशी देता है। केदन को यहाँ पर देख के जीवू फौरन से बहाना बनाते हुए कहता है कि मेरी टांग में दर्द है, क्या मैं घर जा सकता हूँ? तो इस पर सेंसे भी उसे घर जाने की परमिशन दे देते हैं। अगले ही पल में जीवू और केदन जब एक साथ घर जा रहे होते हैं तो हमारे जीवू को लाक्सेस के लिए काफी ज्यादा फिक्र होती है। वो बताता है कि आज भी लाक्सेस स्कूल नहीं आया था, अब पता नहीं वो कहाँ पे होगा और कैसे हालात में होगा। और केदन उसे यही एडवाइस देता है कि फिलहाल तुम्हें लोगों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद केदन ये भी जीवू से बोलता है कि जीवू, अब तुम्हारे साथ रहने से मुझे अब थोड़ा बहुत एहसास सा होने लगा है कि तुम्हारी जिंदगी पहले कितनी ज्यादा कठिन और मुश्किल हुआ करती थी और अपनी पावर के राज को राज ही रखने के लिए तुमने कभी भी किसी से दोस्ती नहीं की, ना ही तुम लोगों से इंटरैक्ट करते हो। पर सबसे बढ़ के मुझे तो लगता है कि तुम अपनी पावर से खुद भी डरते हो, तुम किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते। पर जीवू, आज के दम से और आज के बाद से तुम्हें इन सब चीजों पे, इन सब घटिया चीजों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करेगा वो अपनी मुंह की खाएगा। ना दोस्तों, असल में यहाँ पे केदन इनडायरेक्टली हमारे जीवू से यही कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम मुझ पे हर किस्म की सिचुएशन के लिए रिलाई कर सकते हो। आज सीरीज में पहली बार केदन ने ये सब कुछ अपने मुंह से बोला है, वरना तो वह हर बारी पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसे जीवू की परवाह तक नहीं है। यही सब जान के हमारे जीवू को भी काफी ज्यादा खुशी होती है। कहानी उन्हीं गुंडों के बॉस पे जाती है जो कि हमारे जीवू की ही पिक्चर देखते हुए कहने लगता है, तो तुम हो जीवू जिसके पास अवेकनिंग की ताकत है ना। दोस्तों, मैं आप सभी को बताता चलो, ये उन्हीं 3 गुंडों का बॉस है जो कि उस वक्त लाक्सस और हमारे जीवू को बुली कर रहे थे, जिस वजह से ये पहले से ही हमारे जीवू को जानता होता है। लेकिन अब उससे यह भी मालूम पड़ चुका होता है इनह्यूक के थ्रू कि यहाँ पे हमारा जीवू जो है वो एक अवेकनिंग वन है। हमें मालूम पड़ता है कि असल में ये शख्स भी लेडी जियोंग का ही चमचा है। थोड़ी देर में यहाँ पे उसके 3 चमचे भी पहुंच जाते हैं जो कि काफी ज्यादा जख्मी हालत में होते हैं। ये लोग अभी अभी जीवू से पिट के यहाँ पर आ रहे होते हैं। उनकी यह हालत देख के उनका बॉस उस पर गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों को मना भी किया था कि जीवू से अब और पंगा मत लो। पर वो गुंडे अपने मास्टर से झूठ बोलते हुए कहते हैं कि असल में उस साले ने हम पे पहले हमला कर दिया और हमें मार के हम पे हंसने लगा। ना दोस्तों, उसके चमचे से ही हमें इसका नाम मालूम पड़ता है। उसके चमचे उसे बॉस ह्यूनसुक बुला रहे होते हैं। खैर यार, इतना सब कुछ सुनने के बाद ह्यूनसुक मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि अगर जीवू तुम लोगों के लिए इतनी ज्यादा दिक्कत खड़ी कर रहा है तो इसका सामना मैं खुद करूंगा। सीन शिफ्ट होके केदन और जीवू पे जाता है, जहाँ पे केदन उसे बता रहा होता है कि जब तुम उन गुंडों के खिलाफ लड़ रहे थे तो असल में तुम्हारी टेक्निक्स काफी ज्यादा बेकार और पैथेटिक थी, जिस वजह से अब हम फोकस करने वाले हैं तुम्हारी कॉम्बैट टेक्निक्स वगैरह पर, ताकि तुम जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बन सको। ये सुनते सारी हमारा जीवू काफी ज्यादा मोटिवेट होके जोरदार तरीके से कहता है कि यस सर, मैं तैयार हूँ आपकी कमर तोड़ ट्रेनिंग के लिए। सीन बेसमेंट में जाता है, जहाँ पे जीवू पंचिंग बैग के खिलाफ अपने तरह तरह के पंचेस को बरसा रहा होता है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जीवू की टांग तो जख्मी थी, तो मैं आप सभी को बताता चलो, जब केदन उसके साथ अपनी एनर्जी को शेयर करता है तो इससे जीवू की टांग बहुत जल्दी ठीक होने लगती है और इवन के कुछ देर के लिए उसकी टांग में बिल्कुल दर्द भी खत्म हो जाता है। तो जीवू जैसे तैसे पंचिंग बैग के खिलाफ अपने पंचेस को आजमा रहा होता है। केदन उसमें जोरदार तरीके से चिल्ला रहा होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लाइंडली पंचेस पे रिलाई मत करो, साथ ही साथ अपनी पावर्स को अपने पूरे की पूरे जिस्म में फैलाते हुए अपने पंच का रूप देने की कोशिश करो, जैसे कि तुमने उस सुकुना वाली बिल्ली के खिलाफ किया था। केदन उसे एक्सप्लेन करने लगता है, वैसे ये तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा कि तुम इसमें फर्स्ट बारी में ही सीख जाओ। इसके लिए टैलेंट तो जरूरी होता ही है, लेकिन फोकस और डेडिकेशन मस्ट होनी चाहिए।
जिस वजह से हम सब कुछ पहले दिन में ही मास्टर नहीं करेंगे और ना ही तुम कर पाओगे। ये सब कुछ कैदन जैसे तैसे बोल रही होता है। उधर ही हम देख पाते हैं जीवू यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से अपनी पावर्स को अपने फिस्ट में चैनल करते हुए एक डेडली किस्म का पंच फौरन से पंच बैग पे थ्रो करता है, जिसको देख के इवन के कैदन के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि आज तक कभी भी इस टेक्निक को किसी ने पहली बारी में नहीं मास्टर किया होता। जो सब अपनी आंखों से देख के हमारा जीवू भी काफी ज्यादा खुश होने लगता है और वो कैदन से पूछता है कि मैंने कैसा किया। और कैदन को तो अभी भी अपने आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि कोई कैसे इतने कम समय में इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर सकता है। पर उल्टा यहाँ पे जीवू कैदन की दाद देते हुए कहता है कि मिस्टर कैदन आप सबसे बेस्ट टीचर है। जो सब सोच के और अपनी तारीफें सुन के कैदन वहीं पर पिघल जाता है और वह सोचने लगता है कि हाँ यार, इसमें जीवू का कोई टैलेंट नहीं है, बल्कि मेरे सिखाने का अंदाज इतना ज्यादा खास है कि जीवू ने जल्दी पिकअप कर लिया। तो इसी तरह यहाँ पे जीवू पूरी की पूरी रात ट्रेनिंग करने के लिए मोटिवेट हो जाता है। पर अगले दिन हम स्कूल में उसे दोबारा से बासी बढ़ता हुआ देखते हैं और वो नोटिस करता कि आज भी लाक्सेस की सीट खाली है और आज भी उसने स्कूल अटेंड नहीं किया। थोड़ी देर में सेंसे जैसे ही क्लास में एंटर करते हैं तो वो नोटिस करते कि जीवू आज भी क्लास में सो रहा होता है। लेकिन इस बार टीचर को जीवू की काफी ज्यादा फिक्र होती है कि वो लगातार बुली होता जा रहा है और ऊपर से उसकी टांग भी टूटी हुई है, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि आज वो जीवू को जर्रा भी तंग नहीं करेगा। अरे वाह दोस्तों, अगर सच कहूँ तो इसका सेंसे वाकई में काफी ज्यादा काइंड हार्टेड है, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है मैं जब भी क्लास में सोता था तो मेरा टीचर आगे से मुझे यही कहता था, मरना तेरे को डर नहीं लगता? कहानी एक बार फिर से कैदन की ओर मुड़ के जाती है, जहाँ पे कैदन इस वक्त मास्टर ग्रे की बेसमेंट में मौजूद होता है और वो नोटिस करता है कि यूनियन अवेकनिंग डिपार्टमेंट ने इस पूरी की जगह की कुछ इस तरह से सफाई की है कि यहाँ पे कुछ ऐसे मालूम हो रहा होता है कि जैसे कि कोई यहाँ पे रहता तक नहीं था। उधर ही हम यूनियन डिपार्टमेंट के बंदों को अभी भी इधर उधर पेट्रोल करता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पे वो कैदन को यहाँ पे देख के कहने लगते हैं, ये क्या एक बिल्ली यहाँ पर क्या कर रही है। जो देख के कैदन भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो यहाँ पे बिल्कुल एक मामूली बिल्ली की तरह बर्ताव करने लगता है। तो हाँ यार, यूनियन वाले उसे एक बिल्ली ही समझकर छोड़ देते हैं। तो यार कहानी अब अगले दिन पे जाती है, जहाँ पे हमारा जीवू जैसे तैसे स्कूल जा रहा होता है। वो नोटिस करता है कि अब उसकी टांग में हर तरीके का दर्द अब खत्म हो चुका है। इसी को देखकर वो कहने लगता है कि कैदन जब भी अपनी एनर्जी को मेरे साथ शेयर करता है, ये काफी हैरानी की बात है कि दर्द भी अपने आप ही खत्म हो जाता है। वो इन बातों में खोया होता है कि तभी उसका रास्ता रोकते हैं वही गुंडे, और इस बार उनका बॉस ह्यूनसुक भी उनके साथ शामिल होता है। लेकिन ह्यूनसुक अपने चमचों से कहता है कि तुम सारे के सारे यहाँ पे रुको, मैं उसे अकेले में बात करना चाहूंगा। इसके बाद ह्यूनसुक उसे पास में मौजूद एक पार्क में ले जाता है, जहाँ पे इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं होता। अपने आसपास नजरें दौड़ाने के बाद जीवू से बोलता है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो क्या इसका मतलब तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? जीवू उससे बताता है कि असल में उनको लड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो तुम्हारे साथी ही थे जिन्होंने मुझ पे हमला किया था। ह्यूनसुक आगे से बोलता है, मैं जानता हूँ शायद से मेरे साथी ही होंगे जिन्होंने तुमसे पहले पंगा लिया होगा, और अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, तुमने भी तो उनकी माँ बहन को एक कर डाला। ह्यूनसुक उससे बताता है, मैं तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं रखता, लेकिन लड़के इस बात को समझने की कोशिश करो। जिन्हीं समय ह्यूनसुक यहाँ पे हमारे जीवू पे उस पे अटैक करने के लिए बोलता है। वो कहता है कि पहला अटैक तुम करो और जितनी भी हिम्मत है करो मुझ पर। यहाँ पे हमारे जीवू को हरगिज नहीं पता होता कि ये जो उसके सामने वाला लड़का है इसके पास भी अवेकनिंग की पावर्स है। तो यहाँ पे जीवू अपनी अवेकनिंग की पावर के बिना ही उस पे बस अपनी नॉर्मल स्पीड का इस्तेमाल करके टूट पड़ता है। तो ह्यूनसुक ना कि बड़ी आसानी से उसके पहले पंच को डॉज करता है, बल्कि उसके अगले आने वाले पंच को अपने एक ही हाथ से रोक डालता है। पर ना कि वो सब ब्लॉक करता है, बल्कि उसी सेकंड में वो पलट के खतरनाक किस्म का भूसा हमारे जीवू के पेट में दे मारता है, जिस पंच के पीछे इस कदर बड़ी ताकत छुपी होती है कि जीवू वहीं पे दर्द से तड़पते हुए अपने घुटनों पे आ जाता है। तभी यहाँ पे ह्यूनसुक अपना सीक्रेट रिवील करते हुए कहता है, ना कि बाकियों की तरह मेरे पास भी तुम्हारी तरह ताकत है, तो इसी वजह से अपनी अवेकनिंग वाली पावर का इस्तेमाल करो अगर तुम मरना नहीं चाहते। उसकी ये बात सुनते साड़ी जीवू फौरन से उसके और अपने बीच में फासले को बढ़ाता है। जीवू को इतना ज्यादा हैरान देख के वो कहता है, फिक्र मत करो, मैं भी इनह्यूक का ही साथी हूँ। मैं जानता हूँ अब तुम सोच रहे होगे कि इनह्यूक तो तुम्हारी मदद करने आया था, आखिर मैं तुम पर हमला क्यों कर रहा हूँ? तो असल में मैं तुम्हारे और अपने बीच में रैंक का फासले को तय करना चाह रहा हूँ। जिन जिन की भी अवेकनिंग होती है उन्हें उनके इलाके के अकॉर्डिंग रैंक दिया
जाते हैं। इनह्यूक ने मुझे बताया था कि तुमने अभी अभी अपनी ताकतों के बारे में जाना है, तो इसी में तुम्हारी बेहतरी होगी कि अब तुम अपने रैंक को भी जानो। ये कहते ही यंसक यहाँ पे अपनी विंड पावर से उभरने लगता है। उसकी विंड की शक्तियां देख के यहाँ पे जीवू समझ ही जाता है कि ये वाकई में इनह्यूक का ही साथी है, और जहाँ तक जीयोंग यू की बात है वो इन दोनों की मालकन है। दोस्तों, मैं ये कई बार बता चुका हूँ कि जीयोंग यू इस पूरे के पूरे इलाके की लीडर है। खैर यार, यहाँ पे हम देख पाते हैं ह्यूंगसुक उस पर अपनी ताकतों से टूट पड़ता है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर अपनी कातिल स्पीड का इस्तेमाल करके फौरन से उसके पीछे चला जाता है। ये देख के ह्यूंगसुक कहने लगता है, तो अच्छा ये बात है कि तुम्हारी एबिलिटी कहीं ना कहीं स्पीड से ही रिलेटेड है। इसके चलते ह्यूंगसुक उस पर लगातार अपनी विंड मैजिक से स्ट्राइक पे स्ट्राइक बरसाता चला जा रहा होता है मेरे भाई लोगों। और ह्यूंगसुक जितनी बार भी उस पर पलट के वार करता है, हमारा जीवू भी उतनी बार ही उसके एक एक वार को डॉज करता है कि आखिर में जीवू उसके ब्लाइंड स्पॉट पर आके जैसे तैसे उस पर पीछे से हमला करने को ही जा रहा होता है। इसी बीच में ये बाजी यहाँ पे पलट जाती है जब जीवू उसे जैसे ही पंच मारता है कि वो उसकी नजरों से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है। इसी मौके से फायदा उठाते हुए और इस मौके को काम में लाते हुए ह्यूंगसुक हमारे जीवू के वीक पॉइंट पे वार करते हुए उसे उड़ा के दीवारों में फेंक देता है। ह्यूंगसुक उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, इसलिए विंड की ताकत हमारे काफी काम आती है, क्योंकि विंड का इस्तेमाल करके हम अपनी स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, और अब जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर डालेगा। ये बोलते हुए ह्यूंगसुक यहाँ पर अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए हमारे जीवू के साथ फुटबॉल खेलने लगता है और उसे काफी बुरे तरीके से धोता है। मगर लड़ते लड़ते यहाँ पे ह्यूंगसुक नोटिस करता है कि जीवू की टांग ऑलरेडी काफी ज्यादा लड़खड़ा रही है, जिस वजह से वो बीच में ही अपने पंच को रोकते हुए यहाँ पे जीवू से पूछता है कि कहीं तुम्हारी टांग जख्मी तो नहीं है। तो इस पर जीवू थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि लास्ट बैटल की वजह से मेरी टांग जख्मी हो गई थी। ये सुनते ही ह्यूंगसुक यहाँ पे किसी वजह से रुक जाता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे तभी लड़ूंगा जब तुम पूरे तरीके से ठीक हो जाओगे। ये कहते हुए ह्यूंगसुक यहाँ से जाने लगता है और हमारे जीवू को रियलाइज होता है कि वो अभी भी काफी ज्यादा कमजोर है। अगले सीन में हम देख पाते हैं इनह्यूक को पता चल ही गया होता है कि ह्यूंगसुक ने यहाँ पे जीवू से पंगा लेने की कोशिश की थी। इसी बात को लेके इनह्यूक उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि जीवू तुम्हारी तरह का लड़का नहीं है, जैसे कि तुम्हें अपनी ताकत को इस्तेमाल करना पसंद है, उसके लिए उसकी ताकत एक शराब, एक लानत जैसी थी। उसे हर साल अपनी ताकतों की वजह से बार बार अपना घर बदलना पड़ता था। इन्हीं ताकतों की वजह से उसने अपने आप को पूरी जिंदगी सबसे अलग और सबसे अकेला पाया। उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के बाद ह्यूंगसुक उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं था कि उसका ट्रॉमा इतना ज्यादा गहरा होगा। इनह्यूक उसे वार्न करता है, अगर तुम्हारी इस बात के बारे में यहाँ पे जीयोंग को पता चल गया तो तुम्हें काफी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ह्यूंगसुक आगे से कहने लगता है, अगर उसे ये बात पता चले तो वैसे भी वो तो मुझे पागल लगती है। मेरे ख्याल से दिन भर ऑफिस में काम करने की वजह से और इस एज में सिंगल रहने की वजह से वो सटिया गई है। वो ये सब कुछ बोल रही होता है कि वो नोटिस करता है कि इनह्यूक किसी वजह से काफी ज्यादा डर गया और बेचैन सा हो गया। थोड़ी देर में जीसुक को भी उसकी ये बात मालूम पड़ती है कि आखिर वो इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है। दरअसल उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि जीयोंग यू खड़ी होती है, जिसे देख के तो यहाँ पर उसके पसीने छूटने लगते हैं। तो जीयोंग आगे से उसे बोलती है, जीसुक काफी वक्त हो गया हमने आपस में प्रैक्टिस मैच नहीं लड़ा, तो आओ मैं तुम्हें दोती हूँ मैदान में। जिस वजह से यहाँ पे जीसुक अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है। लेकिन इसी बीच में सीन शिफ्ट होके हमारे जीवू पे जाता है, जहाँ पे केदन नोटिस करता है कि आज जीवू किसी से हारा है और इसी बात को लेके वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में है। तो केदन उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि जीवू मैं जानता हूँ आजकल तुम काफी कड़ी मेहनत कर रहे हो अपनी ट्रेनिंग को लेके, लेकिन तुम कभी भी इतने कम समय में उन लोगों से पावरफुल नहीं बन सकते जो कि बचपन से लेके आज तक अपनी अवेकनिंग एबिलिटीज को स्टडी कर रहे हैं और उन्हें बेहतर बना रहे हैं। मगर जीवू अभी भी काफी ज्यादा डिप्रेशन में ही रहता है और वो यही बोलता है कि मैं दोबारा कभी भी नहीं हारना चाहता, कभी भी नहीं। ये सुनते सारे केदन थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे इतना तो मालूम था कि जीवू स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि जीवू इस चीज की ख्वाहिश करेगा कि वो कभी भी किसी से जिंदगी भर ना हारे। इनडायरेक्टली जीवू यही कहना चाह रहा है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता है। इवन के जीवू केदन को ये भी बताता है कि वो अपनी विंड एबिलिटी से काफी कुछ कर पा रहा था, जैसे कि वो मेरी जैसी स्पीड को भी अचीव कर पा रहा था। तो केदन आगे से यही बोलता है वो इसलिए क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, पर इसका ये मतलब नहीं कि उसकी स्पीड बिल्कुल तुम्हारी जैसी होगी। मगर जीवो इनकार करते हुए कहता है कि नहीं, उसकी स्पीड बिल्कुल मेरी ही जैसी थी। और ये बात सुन के केदन थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है कि जीवो एक बात तो बताओ,
क्या तुम ये वाकई में काफी यकीनी से कह सकते हो कि तुम अपनी फुल स्पीड में ही भाग रहे थे? कहीं तुम जानबूझ के तो स्लो नहीं भाग रहे थे ताकि तुम अपनी एबिलिटी का ज्यादा देर तक इस्तेमाल कर पाओ और ज्यादा देर तक भाग सको? ये सुनते सारी यहाँ पे हमारे जीवू के पास भी कोई शब्दों का चुनाव तक नहीं होता और उसे एहसास होता है कि हाँ यार, कि वो जानबूझ के अपनी कम स्पीड का इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो ज्यादा देर तक भाग सके और ज्यादा देर तक लड़ सके। तो काइडन उसे एक्सप्लेन करता है, मुझे नहीं पता वो लड़का आखिर कितना ताकतवर था, लेकिन इस बारे में सोचो, एक हिस्से से वो तुम पर वार पे वार करी चले जा रहा था और दूसरे हिस्से से वो अपनी स्पीड को बढ़ा रहा था, जिसका ये मतलब है कि उसकी विंड पावर 2 हिस्सों में कम हो चुकी है। और अगर ये फाइट लंबी खींची जाती तो एक वक्त जरूर आता जहाँ पे उसकी विंड एबिलिटी अपने आप ही कम होने लगती। और चूंकि उसने 2 हिस्सों में सेपरेट कर रखा था तो वो जीवू को तसल्ली देता है कि अगर तुम अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करते तुम डेफिनेटली उससे ज्यादा फास्ट होते। ये सुनते सारी हमारा जीवू पूरे तरीके से दोबारा से मोटिवेट हो जाता है और अगली बार वो समझ लेता है कि अगर उसका सामना हो जाए तो उसे क्या करना होगा। तो दोस्तों फिलहाल इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पे एंड होता है।